आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं प्रवीण तिवारी। हरियाणा में जाट आंदोलन की आग अब आसपास के राज्यों की तरफ बढ़ रही है। हरियाणा के कुछ जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सेना कदमताल कर रही है। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक बीजेपी और सरकार के तमाम मंत्रियों और नेताओं के बीच इसी मुद्दे को लेकर माथापच्ची चलती रही। मुख्यमंत्री खट्टर की बातचीत और शांति की अपील का भी जाटों पर फिलहाल कोई असर नहीं हुआ है। हमारा सवाल यह है कि क्या जाट आरक्षण के नाम पर अराजकता नहीं हो रही है? इसी मुद्दे पर हम अपने खास मेहमानों से करेंगे बड़ी बहस, मगर उससे पहले देखिए पूरे घटनाक्रम पर यह खास रिपोर्ट। ये 3 तस्वीरें हरियाणा में जाट आरक्षण की फैलती आग और उससे पैदा हुए हालात को बयां करती हैं। जाटों को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण चाहिए। जाट सरकार की सुनने को तैयार नहीं है। वो बस सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं, जगह जगह जाम लगा रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। जाट आंदोलन की आग में हरियाणा के कई जिले सुलग रहे हैं और तो और अराजक आंदोलन की आग अब दिल्ली तक भी पहुंच चुकी है। आइए अब आपको बताते हैं कि अपनी मांगे मनवाने के लिए जाट किस हद तक चले गए हैं। दिल्ली से सटे गुड़गांव को जोड़ने वाले हरियाणा के अलग अलग रास्तों पर जाटों ने जाम लगा दिया है। इस वजह से हाईवे और मुख्य सड़कों पर लोग इसी तरह से हाथों में सामान लिए पैदल चलते नजर आएंगे। गुड़गांव में दिल्ली जयपुर रेलवे ट्रैक को जाटों ने जाम कर दिया है। इसके चलते दर्जनों ट्रेनें बाधित हुई हैं और हजारों मुसाफिरों की आफत बढ़ गई है। जो इस तरह के सामाजिक मुद्दे हैं उन सब को मिल बैठ के सुलझाएं और जो राष्ट्रीय प्रॉपर्टी है और जो लोगों को हम कष्ट दे रहे हैं इस तरह का कष्ट हम ना पहुंचाएं। उधर जींद में प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की और आरक्षण मिलने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। सोनीपत में नेशनल हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने जाम लगाया और पुलिस बैरिकेड को आग के हवाले कर दिया। झज्जर में हरियाणा के मंत्री और बड़े जाट नेता ओपी धनखड़ के घर पथराव और तोड़फोड़ किया गया। उधर सिरसा में जाट आंदोलन की वजह से पेट्रोल पंपों पर तेल की किल्लत हो गई है। स्टॉक खत्म होने के बोर्ड लग चुके हैं। सोनीपत के बिंद्रोली गांव में पश्चिमी यमुना लिंक नहर पर भी जाट डटे हुए हैं और दिल्ली को पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। साफ है, जाट आरक्षण की मांग दिल्ली तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली सरकार के मुताबिक अगर ये आंदोलन और खिंचा तो जल्द ही दिल्ली में दूध, पानी और सब्जी की किल्लत हो सकती है। पानी की सप्लाई कम है इस वक्त, शाम की सप्लाई भी कम रहेगी और कल सुबह भी सप्लाई कम रहेगी और उसके बाद फिर हम लोगों के पास इन क्षेत्रों में खासकर जो हमारे 5 मेजर प्लांट्स हैं उसके बाद हम लोगों के पास उन इलाकों में पानी नहीं बचेगा। इस बीच हालात बेकाबू होने की वजह से हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 जिलों रोहतक, झज्जर, जींद, भिवानी, हिसार, कैथल, पानीपत और सोनीपत में सेना को बुला लिया गया है। इन इलाकों में सेना ने फ्लैग मार्च भी किया। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जाटों से अपील की है कि वो आंदोलन खत्म कर बातचीत के लिए आए। कि जिस प्रकार का सारा ये बंद का आह्वान और जैसी भी गतिविधियां चल रही हैं उनको सबको कृपया बंद करें। किसी प्रकार की सरकारी संपत्ति हो अथवा किसी की निजी संपत्ति हो, वो सब नुकसान हमारा अपना नुकसान है। ताना बाना न टूटने देकर 36 बिरादरी एक होकर शांति कायम करें और दोषारोपण किसका है वो बाद में देख लेंगे किस क्या हुआ। हरियाणा में प्रदर्शन हिंसक हो चुका है मगर जाट अपना आंदोलन वापस लेने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। जाट सारे के सारे हिंदुस्तान में जिस राज्य में भी हैं, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर भी हमें जो है आरक्षण दिया जाए। सवाल यह है कि जब सरकार बातचीत के लिए तैयार है तो फिर जाटों को बातचीत की मेज पर आने में क्या दिक्कत है? आखिर जगह जगह चक्का जाम, आगजनी और लोगों की मुसीबत बढ़ाकर कौन सा आंदोलन कर रहे हैं हरियाणा के जाट? क्या इसे अराजक आंदोलन नहीं कहा जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जाट आरक्षण को लेकर आज हम करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। कुछ सीधे सीधे सवाल हैं जो इस पूरे आंदोलन से खड़े होते हैं। क्या सड़कें जाम करने और आगजनी से जाटों को आरक्षण मिल जाएगा? दूसरा अहम सवाल, क्या आरक्षण के मामले में जाट सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी नहीं कर रहे हैं? तीसरा अहम सवाल यह कि क्या हरियाणा सरकार ने बातचीत की पहल करने में देर कर दी? पहले कोशिश की गई होती तो शायद ये हालात नहीं होते। सिर्फ बीजेपी नहीं, इसमें दोनों ही राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी। क्या कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले ही आरक्षण की जल्दबाजी दिखाकर हालात को बिगाड़ा है? और पांचवा और अहम सवाल ये कि क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जाट नेता प्रमोद श्योरण जुड़ रहे हैं, चंडीगढ़ से हरियाणा सरकार में मंत्री किशन बेदी जी जुड़ रहे हैं, जयपुर से कांग्रेस प्रवक्ता संदीप चौधरी, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाट नेता सत्यपाल चौधरी जी और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। शुरुआत सीधे सीधे रामकृपाल जी मैं पहले आपसे करना चाहूंगा क्योंकि सबके अपने अपने पक्ष हैं यहाँ पर।
क्या इस मामले में दोनों ही पार्टियां राजनीति चमका रही हैं और जाट आंदोलन करके क्या कर रहे हैं? अभी क्या दबाव बना रहे हैं या सिर्फ अराजकता? देखिए, आज की स्थिति में बड़े आसानी से कह दिया जाएगा कि जाटों को नहीं करना चाहिए सारी चीज़ें, लेकिन बैकग्राउंड देखिए कि आज ये कोई नई बात नहीं अचानक उभरी है। सबसे बड़ा दोष इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का है कि आखिर वो चुनाव के मौके पर और जब सत्ता में रहते, जब जाते जाते जो लॉलीपॉप देती हैं उसका आधार क्या होता है, जबकि उनको फिर पता है, सब पता है कि कोर्ट इसको खारिज कर देगा, कोर्ट में सारी चीज़ें हैं। तो ये वोट की राजनीति से होकर के एक उनको हमेशा उम्मीद जताई जाती है कि ये हो जाएगा। ये पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए और इस पर कम से कम, ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी आंदोलन हो चुके हैं, सारी चीजें हैं। दो टूक अगर नहीं मिलना है तो हर पॉलिटिकल पार्टी को कभी भी इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहिए था अपने चुनावी भाषण में। और जब वो उनको उम्मीद बचती है कि ऐसा कुछ हो जाएगा और वो इंतजार करते रहते हैं, जब उसके बाद वो देख रहे हैं कि आंदोलन एक आखिरी सहारा है और बहुत जगह पर दिक्कत यह है कि इस तरह के तरीके आजमाने के बाद सरकार बहुत जगह झुकती है, तो उनको यह लगता है कि यही एक तरीका जिससे हम सरकार को झुका लेंगे। नहीं तो अभी इसमें क्या हम समझे, क्या देखिए मेरा ये कहना है कि अभी झुकना नहीं चाहिए या मेरा ये कहना है कि देखिए हिंसा तो किसी चीज का पॉलिटिकल हल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी अगर मान लीजिए किसी चीज को खारिज करती है, कोई बाया मीडिया अगर निकलेगा तो बातचीत से ही निकलेगा, उसका एक पॉलिटिकल समाधान है। सरकार अगर ये कह रही है कि बातचीत के लिए आई है तो चाहे जितनी देर हो चुकी है, प्रमोद जी जिस तरह का आंदोलन चल रहा है, जिस तरह की हिंसा देखने को मिली, आगजनी देखने को मिली, ये तो समाधान नहीं होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप भी पैनल पर इस बात को स्वीकार करेंगे। क्या ये सही तरीका है आंदोलन का, और अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो फिर क्या किया जाए आगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बता दूं, जो अहिंसा हो रही है ये हमारे आंदोलनकारी आरक्षण के लोग नहीं है, ये पूरा का पूरा प्रायोजित प्रोग्राम हो रहा है बीजेपी की तरफ से। पहली बात तो ये है, हमारा 5 दिन से 6 दिन से आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, ये अराजक तत्व जो है बीच में घुसेड़े गए हैं। दूसरी बात, जब हमें यह आरक्षण दिया गया था कांग्रेस द्वारा आनन फानन में इलेक्शन से पहले, तो ये हमारे को इन्होंने एनसीबीसी की जो रिपोर्ट लगी थी उसका सही तरीके से स्टडी नहीं इन्होंने किया था, क्योंकि कोई भी आयोग जब बनता है संविधान धारा 15(4) और 15(6) के अंदर उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कोई भी आयोग किसी चीज की बाइंडिंग नहीं कर सकता, वो उसको कम ज्यादा करने की सिफारिश कर सकता है, वो सरकार के पास अधिकार है, माने या ना माने। दूसरी बात, उसके बाद कांग्रेस ने वोटों का फायदा, इलेक्शन में फायदा लेने के लिए हमें आरक्षण ये दे दिया, मगर उसके बाद की क्या स्थिति हुई, जब 2015 मार्च में ये हमसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो एनसीबीसी की रिपोर्ट का आधार मानती है उसको कैंसिल कर दिया। तो उसके बाद से लेके अब तक हम लोग बराबर बीजेपी के संपर्क में भी, कांग्रेस हरियाणा के संपर्क, हरियाणा बीजेपी सरकार के संपर्क में भी उनसे मीटिंग ही करते रहे, सिर्फ हमें लॉलीपॉप के अलावा और कुछ नहीं दिया गया। इसके अलावा आंदोलन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। संदीप जी, हम आंदोलन करें। संदीप जी, ये शुरुआत चुनाव के पहले जल्दबाजी दिखाई गई जाट आरक्षण देने की, शायद हालात उतने खराब नहीं होते, तभी सोच समझकर कोई फैसला लिया गया होता। और अच्छा, आज जो हालात बने उन पर आपको क्या लगता है, क्या आप और बीजेपी दोनों बराबर के जिम्मेदार नहीं इसमें? नहीं प्रवीण जी, मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस सरकार ने जो जाटों को आरक्षण दिया था और उसके बाद मार्च 15 में सुप्रीम कोर्ट ने जो कैंसिल किया, तो चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने ये निर्णय नहीं किया था। जाट समाज की काफी दिनों से जो मांग चली आ रही थी, उस मांग को ध्यान में रखते हुए, जाटों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस जाट आरक्षण का फैसला किया था। और आज जो हालात हैं वो पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब को ये मालूम था कि जाट कभी भी सड़क पे आ सकते हैं, कभी भी आंदोलन कर सकते हैं। भाजपा सरकार के मंत्री, सांसद, एमएलए अनर्गल जो बयानबाजी पिछले 1 साल से कंटिन्यू जारी जाट समाज के खिलाफ कर रहे थे, उसके परिणाम स्वरूप आज ये आंदोलन का स्वरूप बिगड़ा है। और इस आंदोलन में जाटों के अलावा कुछ अराजक तत्व भी शायद घुसे हुए हैं कि जिसकी वजह से जो लोग शांति से 4-5 दिन से आंदोलन कर रहे थे कि उसने हिंसा का रूप ले लिया। कहीं ना कहीं इसमें साजिश की भी बू आती है और भारतीय जनता पार्टी की तो एक अलग ही सवाल और बहस का एकदम अलग मुद्दा हो जाता है। चौधरी साहब, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डालें
कि अराजक तत्व कौन आ जाते हैं, फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी? इतना बड़ा आंदोलन होगा, पहले भी हमने आंदोलन देखे, ट्रेनें रोके गई, पानी रोकी गई, आने वाले दिनों में हालात खराब हो सकते हैं। एक मिनट आयोग की रिपोर्ट के बाद ही ये आरक्षण का ठीक है संदीप जी, मेरे साथ सत्यपाल चौधरी जी भी मौजूद हैं, जाट नेता हैं, तो जरा हम आंदोलन की जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि अभी जो हालात चल रहे हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, कर्फ्यू लगाना पड़ा, सेना को बुलाना पड़ा, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। अब ये कौन अराजक तत्व आ गए जिनकी वजह से ये सब करना पड़ा? सत्यपाल जी। सबसे पहले तो सुनील जी की बात से मैं सहमत हूँ कि क्योंकि मैं उस आंदोलन में रहा हूँ, उसका प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रहा जब मूवमेंट चला, तो कांग्रेस के कार्यकाल में बाकायदा जो मंडल आयोग की जो सिफारिश है उसके तहत जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई के तहत जो आरक्षण दिया गया, मंडल आयोग का इतना, पिछड़ा वर्ग आयोग का इतना काम है कि वो सिफारिश करे, वो हाँ में करे या ना में करे, सरकार की मर्जी है, उसे माने कि नहीं माने, रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी है, उसकी सलाह को माने, ओबीसी की एनसीबीसी की सलाह को या ना माने, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने उचित माना, और पहले भी जो पिछड़े वर्ग में आरक्षण दिया गया, चाहे गुर्जर समाज था, यादव, लोधा, कुर्मी, सैनी, सबको जो दिया गया, उसमें किसी भी वर्ग की, किसी भी जाति की इस तरह से सुनवाई नहीं हुई जिस तरह से जाट समाज की सुनवाई की गई। दूसरा प्रश्न आपने अराजक आंदोलन का किया, इसके पीछे कारणों को तलाश करना पड़ेगा। सबसे पहले खट्टर साहब उसके लिए जिम्मेदार है, और यदि शांति चाहते हो हरियाणा में और पूरे देश में, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को खट्टर साहब से इस्तीफा लेके उनकी जगह पे और किसी आदमी को वहां नियुक्त कर देना चाहिए। पिछले 1 साल से एक आदमी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मोहरा बना के जाटों को गाली देने के लिए छोड़ा हुआ, 1 साल बाद आज जब ये हरियाणा में यह स्थिति हो गई है, तब उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तो ये लोग खुद जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरह से अब जाटों के साथ किया जा रहा, अब उत्तर प्रदेश। हमें चौधरी जी ये बताइए, ये तो बात सही है, कारण बताओ नोटिस दे दिया गया, जो भी कुछ उन्होंने कहा उसके बाद, 1 साल बाद। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि बीजेपी की तरफ से हमारे साथ कोई मेहमान जुड़े, लेकिन आज बड़ा हरियाणा सरकार के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। वैसे किशन बेदी जो हरियाणा के मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड शेड्यूल कास्ट थे, वो मेरे साथ जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में, उनसे हम सवाल पूछेंगे। अभी प्रश्न ये उठता है कि आप लोगों के क्या प्रयास चल रहे थे, ये अचानक से ये चीजें कैसे सामने आई? 17 मार्च को जाट आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के सह पे सुप्रीम कोर्ट से खारिज कराया गया। ठीक है, क्योंकि जिन जज साहब ने ऑर्डर सुनाया, उन जज साहब के बारे में सब जानते हैं, उनके अमित शाह से कैसे। नहीं, ये देखिए, ये मुझे लगता है कि ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी होगी, और मैं अपने पैनल पर इस बात को बिल्कुल खारिज करता हूं। जांच हो जानी चाहिए, हम कह रहे हैं उन रिश्तों की जांच हो जानी चाहिए, क्या रिश्ते हैं। बहरहाल उसकी भारतीय जनता पार्टी की सह पे आरक्षण खत्म किया गया, और 17 मार्च को खत्म होने के बाद ये हमारे समाज के जो नेता थे उनकी भी मैं गलती मान रहा हूं कि वो 25 मार्च को, बीजेपी ने बीजेपी कभी खिलाफ रही नहीं आपके आरक्षण के। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हर जगह आरक्षण दिया है। 25 मार्च को नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने मोहरा बनाया, चाहे पहले मुजफ्फरनगर में हमको मोहरा बनाया गया, हमें अपने भाइयों से लड़ाया गया, और अब फिर 25 मार्च को हम लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी ने जब बुलाया, वहां प्रधानमंत्री जी ने, हमारे लोगों को नहीं जाना चाहिए था। 25 मार्च को हमें लॉलीपॉप थमाया गया, हमें आश्वासन दिया गया कि हम इसमें रिव्यू पिटीशन डाल के सुप्रीम कोर्ट से बहाल कराएंगे, या कानूनी और कोई दूसरा तरीका निकाल के जाट आरक्षण को बहाल कराने का काम करेंगे। लेकिन 1 साल तक आप लटकाते रहे, और एक आदमी को गाली देने के लिए छोड़ दिया गया, ताकि जाटों में नफरत पैदा की जाए। इसको नफरत का माहौल बनाया गया भारतीय जनता पार्टी। संदीप जी, आपकी लगभग आपकी बात करें, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन रामकृपाल जी, आखिर इसमें कहां पे पेंच दिखाई देता है? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, परवीन जी, एक मिनट में अभी परवीन जी, ठीक है, आपकी बात को अभी उन्होंने कहा चौधरी जी ने, मैं जानता हूं आप जाट आरक्षण के समर्थन में लगभग वो बात कह रहे हैं। जरा रामकृपाल जी से हम इस पर एक टिप्पणी ले लेते हैं कि आखिर, एक मिनट मेरी बात। प्रमोद जी, पैनल पर और भी लोग हैं, मैं आता हूं आपके पास, आपको समय मिलेगा बात करने का। रामकृपाल जी, ऐसे में ये तो कहना बड़ा गैर जिम्मेदाराना हो जाएगा कि लेकिन कोर्ट ने जब इन चीजों को देखा कि जाटों की स्थिति क्या है, उस पर सुनवाई हुई, उसके बाकायदा कारण भी दिए गए। अब जबकि बीजेपी कांग्रेस दोनों विरोध नहीं कर रहे हैं, ऐसे में क्या कोई जिम्मेदार दिखाई पड़ता है? क्या इनका जैसा आरोप है कि बीजेपी की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है? अब जाहिर सी बात है कि दबाव भी इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी सत्ता में जो करेगी बीजेपी करेगी। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि मैं तो कोर्ट किसी के पक्ष और विपक्ष नहीं लेती। अगर कोई किसी का, जो अनफॉर्चुनेट है कि कोई किसी पर उंगली उठाई जा रही है, मैं उसकी बात नहीं करता। देखिए, सच्चाई यह है कि ये पहली बार नहीं है, ये हाई कोर्ट ने भी इस मामले को सुना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना है, सारी चीजें हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इनका हक बनता है कि नहीं, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ने वोट बैंक के लिए समय समय पर इस्तेमाल किया है, उसका ये दुष्परिणाम है।
और पिछले दिनों आप ये देखिए कि दुनिया में कोई भी पॉलिसी, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, किसी भी नीति की समीक्षा हो सकती है। एक बार ये आरक्षण की पॉलिसी पर पूरे तरह से ये सोचना चाहिए कि इसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए कि इसको लेकर के लाभ के बजाय, अब आप देखिए, चूंकि ये तो मान लीजिए हरियाणा का मामला आरक्षण का है, अभी आप गुजरात का पिछले दिनों आपने देखा ही अब है। मैं आपको माफी के साथ रोकना चाह रहा हूं। कृष्ण बेदी जो कि हरियाणा के मिनिस्टर हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। तो सीधा सवाल जो अभी चौधरी साहब भी कह रहे हैं, तमाम जाट नेता पूछ रहे हैं, बेदी साहब सवाल ये है कि आप लोगों ने आरक्षण को रोक दिया, ऐसा चौधरी साहब का कहना है। बीजेपी सरकार आई, उसके बाद से कोई इनिशिएटिव नहीं लिए गए। पहले तो मैं आपकी टिप्पणी इस पर चाहूंगा कि ये जो आंदोलन चल रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार आपको लगता है? मेरा सभी दर्शकों से और आपके IBN 7 के सभी कर्मचारी साथियों से मेरा एक निवेदन है कि ये एक बहुत बड़ा अराजकता का माहौल हरियाणा के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों ने बनाने का काम किया है। परंतु मैं आपको, यदि मुझे 1 मिनट का समय देंगे तो मैं पूरे विस्तार से जाऊंगा। 26 अक्टूबर 2014 को मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार का गठन हुआ। पहले दिन के पहले हफ्ते में ही जाट जो आरक्षण समिति के लोग थे वो माननीय मनोहर जी से मिले। उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं मनोहर जी के सामने रखी, परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने ये जो दिशा निर्देश हरियाणा सरकार को दिया था कि जब ये सर्वे हुआ जो गुप्ता कमेटी का, वो सर्वेक्षण सही तरीके से नहीं हुआ, इसको ठीक किया जाए। हरियाणा सरकार ने केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर माननीय मोदी जी से और अमित शाह जी से मिलकर इस बात को रखा। संजीव बालियान जी हमारे केंद्रीय मंत्री उसमें थे। तो सभी की एक राय थी, यदि जाट पिछड़े हैं, जाटों को आर्थिक स्थिति यदि बेहतर नहीं है तो आरक्षण यदि मिलता है तो हमें पंजाब बीजेपी की सरकार को कोई समस्या नहीं है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के सामने सभी मजबूर हैं। उनकी जो टिप्पणियां हैं उनको क्लियर करना एक सरकार की मजबूरी थी। परंतु मेरे जो साथी हैं वो बार बार जब भी हमारी सरकार से मिले, मेरे केंद्रीय नेतृत्व का भी यही आश्वासन और रहा कि आपको मिलना चाहिए, परंतु नियत और नीति के अनुसार मिलना चाहिए। आपकी बात सही है, ये सारी चीजें हमें पता है, हमने रिपोर्ट में ये सारी चीजें दिखाई है। मुझे लगता है हम सभी लोग और काफी दर्शक भी इस बात को जानते हैं क्या कुछ चल रहा है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? केवल मात्र 1 सेकंड की बात कहूंगा। पिछले 1 महीने से हमने खाप के प्रमुखों से हमने बात की। उसके बाद जो आंदोलनकारी सांगवान गुट था, मलिक गुट था, उन्होंने कहा हमें कॉल नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े विशाल हृदय के साथ जाट आरक्षण के लिए जो योजनाएं बन सकती, सरकार कर सकती थी, उनकी इच्छा अनुसार उनको करने का काम किया, परंतु कानून कई चीजों में इजाजत नहीं देता। तो इसलिए हमने आह्वान किया, बार बार उन लोगों से बात करने के लिए पहले भी तैयार रहे, आज भी तैयार हो। कुल मिलाकर अभी जो कुछ है वो नहीं हो सकता, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। परंतु कुछ अराजक तत्वों ने मिलकर पिछले 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही, रोहतक के अंदर आंदोलन हुआ। वो जो पार्टी के सांसद, आपकी पार्टी के मंत्री, आपकी पार्टी के विधायक जो बेलगाम होकर हरियाणा के अंदर माहौल खराब कर रहे थे, तरह तरह के बयान दे रहे थे, वो उनको क्यों नहीं रोका? यदि आपने कुछ मिनट पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान पढ़ा हो, उनकी प्रेस भैया 1 साल बाद नोटिस देने का काम कर रहे हो। राजकुमार जो पिछड़े वर्ग में फूट डालने का काम कर रहा था, आपने मोहरा बना रखा था पिछड़े वर्ग का याद नहीं, उसके खिलाफ इतनी सी कार्रवाई कैसे नोटिस देंगे? टारगेट करके पूरे हरियाणा के अंदर माहौल को खराब कर रहा था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? सहमत नहीं है। आज जब पूरे हरियाणा के अंदर पैदा करने का काम किया तुम्हारे आदमी सांसद ने, उसको कारण बताओ, नोटिस दे रहे हैं। 253 लाख लोगों के सौहार्दपूर्ण वातावरण में अभी भी ये चर्चा कहीं नहीं जा पाएगी ऐसे झगड़े से। एक मिनट, मुख्यमंत्री का मोहरा बन के एक मिनट संदीप जी, एक मिनट। प्रमोद जी, सीधा सवाल, आप लोग क्या चाह रहे हैं अभी सरकार से? सीधा सवाल। कृष्ण, लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जाट आंदोलनकारियों से शांति की अपील करने के बजाय आप लोग उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। प्रमोद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हम हरियाणा की जनता से अपील करते हैं, केंद्र की सरकार। आप शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं आपसे सवाल, आप क्या पूछना चाहते हैं सरकार से, या क्या चाहते हैं आप सरकार से? कृष्ण बेदी जी हमारे साथ मौजूद है, हरियाणा सरकार के मंत्री हैं। आप क्या सरकार से अपेक्षा करते हैं, वो सीधे सीधे बताएं। आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी हाँ प्रमोद जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। हेलो, हाँ, हम माननीय मंत्री जी से ये कहते हैं, आप ईमानदारी के साथ हरियाणा के जाटों को ओबीसी, सुनो प्रवीण जी, आप बोलते जाइए, आप रुकिएगा मत, अपनी पूरी बात करिएगा प्रमोद जी, हम सुन रहे हैं के साथ खत्म करें
हाँ, आप सम्मान के साथ उनको ओबीसी के कोटे में शामिल करके हरियाणा सरकार और इस आंदोलन को खत्म करे। जो नौजवान लड़के हमारे मारे गए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, और दूसरा जिन लोगों ने उन पे गोली चलाई है उनके खिलाफ मुकदमा काटा जाए। ऐसे निर्दोष व्यक्ति पे, चाहे वो किस अराजक कोई भी थे, प्रमोद जी, क्योंकि समय कम है, ये बताइए सुप्रीम कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट ने जब कुछ कह दिया है उसके बाद में सरकार से आप क्या चाह रहे हैं वो बताएं आप। सरकार बिल ले आए ना लोकसभा में। हाँ, ये आप बताइए। सरकार बिल लेकर आए लोकसभा में, केंद्र में देखिए, अरे चलो प्रवीण जी सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने तो हरियाणा में 5 जातियों को, ठीक है, अब सुन लेते हैं सरकार क्या कह रही है। जी बेदी जी। चौधरी साहब, सत्यपाल जी, प्रवीण जी, जी बेदी जी बोलिए, अपनी बात बोलिए। एक बात कहना चाहता हूँ प्रमोद जी से, ये बेवक्त का और बेवजह का नाम लापने का अब समय नहीं है, हरियाणा को बचाने का समय है। आप लोग कहते हैं कि उनको मुआवजा दे दो, ये बहुत बाद की बातें हैं। हम ये चाहते हैं कि जो ये हरियाणा के अंदर अराजकता का माहौल का कुछ राजनीतिक तत्व फायदा उठाना चाहते हैं, पहले हरियाणा की शांति होनी आवश्यक है। और मैं हरियाणा का मंत्री होने के नाते, मनोहर लाल जी की कैबिनेट का होने के नाते हरियाणा की जनता से अपील करता हूँ कि भाईचारे का माहौल तो सुन लो, क्या है शांति का उपाय? शांति का उपाय क्या? बिल लाने को लेकर गंभीर होगी, बहुत छोटा सा कमेंट। मैं केवल एक बात कहूंगा, पूरी बहस में सब एक बात पर सहमत हैं कि इस आंदोलन में अराजक तत्व शामिल हो गए हैं। जब भी अराजक तत्व किसी आंदोलन में शामिल हो जाए तो उस आंदोलन को बिना शर्त बंद कर देना चाहिए। और ये इनका दावा है, मैं उसका समर्थन करता हूं, सारी बातें हैं, वो फिर एक पॉलिटिकल डिस्कशन हो, एक समय सीमा में इसका हल ढूंढा जाए, ये शर्त पर। लेकिन जब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि सभी इस पैनल पर मानते हैं कि अराजक तत्व इस आंदोलन में शामिल हुए। ऐसी स्थिति में लोगों को, आम लोगों को और दिक्कतें ना हो, इसलिए आंदोलन खत्म होना चाहिए और साथ ही साथ सरकार को कोई ऐसी ठोस पहल करनी चाहिए जिससे कि आंदोलन को खत्म करने की एक वजह मिले। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना है।